प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ ही देर पहले आपने देखा था, पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे और कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित थे। सीधा आपको लिए चलते हैं। हाजीपुर में फिलहाल पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। आज देश में चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। ये चुनाव लोकतंत्र के एक महापर्व होता है और ज्यादा मतदान इसकी शोभा और बढ़ा देता है और आपका एक एक वोट ये हमारे लोकतंत्र का गहना बन जाता है। साथियों, ये भगवान महावीर की धरती है, ये भगवान बुद्ध की धरती है, ये वो धरती है जहां लोकतंत्र की भी जड़ें हैं और ये वो धरती है वहां रामचौरा मंदिर भी है और मान्यता है कि यहां हमारे प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। इसलिए हाजीपुर आकर आपसे आशीर्वाद लेना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, ये पहला लोकसभा चुनाव है जब हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अनुपस्थिति में लड़ रहे हैं। रामविलास जी सामाजिक न्याय के सच्चे साधक थे और हाजीपुर के प्रति उनका लगाव, हाजीपुर के प्रति उनका समर्पण ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। हाजीपुर के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। साथियों, 4 जून बहुत दूर नहीं है। 4 जून को सुबह के इस समय सबकी नजर टीवी पर होगी, रेडियो पर होगी, सोशल मीडिया खंगालते होंगे और आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो 4 जून को एक के बाद एक भाजपा एनडीए के विजय की ओर आगे बढ़ता जाएगा। और चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे? चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे? फिर एक बार एनडीए को दिया आपका वोट केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा। आरजेडी, कांग्रेस या इंडिया अलायंस को तो अगर किसी ने गलती से भी बटन दबा दिया ना तो उसका वोट तो बेकार जाना तय है। और बिहार के लोग तो समझदार है, वो बेकार जाने वाली चीज कभी करते ही नहीं है और इसलिए अपना वोट सरकार बनाने के लिए दीजिए, देश बनाने के लिए दीजिए, आपके भविष्य के लिए
आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दीजिए। आपका वोट एनडीए को दीजिए। साथियों, बिहार के लोगों के सामर्थ्य और बिहार के लोगों की समझदारी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये देखकर दुख भी होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है, खुद का जितना लूट सके लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आप लोग यहां एक कहावत कहते हैं ना निमन गीतिया गाइब ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है। ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना है। भाई और बहनों, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर उसका बहिष्कार करके ये आपको चिढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे क्या? ऐसे लोगों को कोई माफ कर सकता है क्या? साथियों, आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं है, बल्कि उनका अपना वोट बैंक ही है। अभी आपने सुना होगा बिहार में जंगल राज लाने वाले जो व्यक्ति है, जो चारा घोटाले में अदालत ने सजा की हुई है, गुनहगार माना है, उन्होंने अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो भी पूरा का पूरा, यानी दलितों, पिछड़ों,
आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण ये अब सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही तरह अति पिछड़े समाज से आता हूं। मैं जानता हूं ऐसा सुनकर के उनकी बेचैनी कितनी बढ़ जाती है। उनको लगता है हमारा तो भविष्य डूब जाएगा। हमारे दलित भाई बहन, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे पिछड़े, हमारे अति पिछड़े अगर धर्म के आधार पर आरक्षण के नाम पर उनको बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो अधिकार दिया है, वो अगर लूट लिया जाएगा तो इनकी तो आने वाली सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हम इन्हें न बाबा साहब की परवाह है, न इन्हें संविधान की परवाह है। क्या बिहार का दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, ये हमारे समाज के लोग अपना हक आरजेडी कांग्रेस वालों को छीनने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, ये आपके अधिकारों पर डाका नहीं डाल सकते। ये आपके आरक्षण को छीन नहीं सकते। वो समझ लें, वो वक्त चला गया कि आपने महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के कागज फाड़ दिए थे। आगे अगर ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साथियों, ये बीजेपी है, एनडीए है, जो सामाजिक न्याय की पहरेदार है। आज देश में एससी, एसटी, ओबीसी के सबसे अधिक एमपी, सबसे अधिक एमएलए ये बीजेपी और एनडीए के हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% मंत्री इन्हीं वर्गों के हैं। इतना ही नहीं, 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने एक दलित बेटे रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया और अब आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति के नाते मार्गदर्शन करिए। ये होती है भागीदारी, ये होता है सबका साथ सबका विकास का मंत्र। भाइयों और बहनों, कांग्रेस आरजेडी ने मिलकर बिहार की अनेक पीढ़ियों को, उनके सपनों को तबाह किया है। और आज जब यहां इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, 40 साल से लटका हुआ एक मामला आरजेडी वालों ने पार्लियामेंट में जिन कागजों को छीन करके फाड़ दिया था, वो मामला था इस देश की माताओं बहनों को पार्लियामेंट में, असेंबली में अधिकार देने का, आरक्षण देने का। अब इसके कारण, ये आरजेडी की मानसिकता के कारण, कांग्रेस की विकृत मानसिकता के कारण महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। ये आपका भाई, माता, ये आपका बेटा, आपने जब मुझे वहां सेवा करने के लिए भेजा ना, मैंने नई संसद बनते ही महिलाओं के लिए आरक्षण का भी काम पूरा कर दिया। ये आरजेडी वाले इसके विरोधी है। अगर ये दोबारा कोशिश की आने की तो ये भी छीन लेंगे, आप मान के चलिए। आरजेडी के राज में यहां सिर्फ अपहरण
और फिरौती उद्योग ही फला फूला। हाजीपुर ने तो देखा है कैसे यहां के उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, बिहार को सिर्फ तबाही दी। साथियों, मोदी विकसित बिहार, विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकला है। जिस तरीके से पीएम मोदी बोल रहे थे, सीधे सीधे विपक्ष को निशाने पर लेते हुए और ये कहते हुए विकास के काम से भागते हैं, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्या वाकई ऐसा है? गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अब एडवोकेट चांदनी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी राय रखेंगी। चांदनी, आपको ऐसा लगता है कि वाकई तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है? क्योंकि कई विपक्षी लीडर तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं विकास कुछ हुआ नहीं, विकास का सिर्फ नाम है, अब बदलाव चाहती है जनता। जी एक्चुअली बहुत ज्यादा तुष्टीकरण होता आ रहा है और विपक्ष ये करती आ रही है, चाहे वो सटली कर रही हो, चाहे खुल के कर रही हो, लेकिन वो करती आ रही है। जैसे विपक्ष कहता है कि बीजेपी रिलीजन के नाम पे वोट मांगता है, रिलीजन को बीच में रख के वोट मांगता है, वैसे ही विपक्ष कई जगह अपने मैनिफेस्टो में मैनिफेस्टो से लेके अपनी रैलीज में स्पीच से लेके हर जगह पे आप देखेंगे कि अपीजमेंट का एक माहौल उन्होंने बना के रखा हुआ है। आप जैसे नरेंद्र मोदी जी अपनी स्पीच में कह रहे थे कि मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण देने की जो बात हो रही थी, जो कि कर्नाटक में हो भी चुका है, ये एक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो इस चीज को लेके ये कोई मुद्दा बनाने वाली बात नहीं अच्छा, है। मोदी कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं धर्म के आधार पर मैं आरक्षण नहीं होने दूंगा और मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। कल अरविंद केजरीवाल लाइव थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने तो पूरे देश के लिए बातें कही, कहा पूरे देश में फ्री बिजली होगी, पूरे देश में फ्री इलाज होगा, पूरे देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसे कर देंगे कि प्राइवेट से बेहतर होगा। वहां कोई धर्म या जाति नहीं थी। अब अरविंद केजरीवाल जी पहले दिल्ली की स्कूल में बच्चों को बुक्स पहुंचवा दे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये सारी जो बातें हैं कि हम ये कर देंगे, हम फ्री में बिजली देंगे, इसका कौन, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसे टैक्स पेयर्स के ही पैसे हैं, करेक्ट? तो जब तक आप एक रोड मैप नहीं डालोगे कि ये आप कैसे करोगी, कहाँ से करोगे, जैसे कांग्रेस ने भी एक मैनिफेस्टो में अपने लिखा है कि हम हर घर की महिलाओं को एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। उनके एक एमपी ने ये कहा कि अगर जिनकी 2 शादी हुई है उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन आप कहाँ से, 35 करोड़ महिलाएं हैं यहाँ पे इंडिया में, भारत में, 1 लाख अगर आप एक जन को दे रहे हैं तो 35 लाख करोड़ आप कहाँ से लेके आ रहे हो? ये एक आप कोई ब्लूप्रिंट है? नहीं, ये सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं है। अजीत मेंदोला जी, जो कांतिलाल भूरिया ने कहा, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रतलाम से, उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाने की बात है तो जिनकी 2 पत्नियां हैं उन्हें 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और इशारा किस तरफ था ये साफ हो जाता है। यानी मंशा जो प्रधानमंत्री लगातार बता रहे हैं कुछ वैसी ही दिखाई देती है। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास जो एक मजबूत हथियार है वो तुष्टीकरण का ही है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। बिहार में तो लालू यादव खुलेआम कहते हैं, उसमें कहीं उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण की वकालत की है, और अखिलेश यादव की और आरजेडी की, दोनों की, सपा और आरजेडी का तो एक खुला एजेंडा है मुस्लिम तुष्टीकरण का। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में आप देखिए, ममता बनर्जी भी खुल के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और जहां तक कांतिलाल भूरिया जी की बात है, वो कांग्रेस इनडायरेक्टली, देखिए क्या होता है, कांग्रेस क्यों पीटी? अगर 2014 के चुनाव के हार के बाद एके एंटनी इनके सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी हार पर। उन्होंने कहा था कि हमको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से बचना चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से दूर होना पड़ेगा, तभी आज हमारी 44 सीटें आई हैं, केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस के शासन में आप देखिए 10 साल रोजा इफ्तार की, मैं कहता हूँ आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति बहुत अच्छी बात है। सब धर्मों को बराबर देखा जाना चाहिए, सब धर्मों के बारे में एक समान बात की जानी चाहिए।
ये नहीं कि आप एक विशेष समुदाय के को लुभाने के लिए आप रोजा इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं, उनके तमाम तरह के जो आप पहनावा पहन रहे हैं, और फिर एक मैसेज देने की कोशिश होती है। और MYU मतलब क्या कहते हैं, मुसलमान यादव समीकरण बनता है इस देश में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये विपक्ष इस राजनीति के चलते। अच्छा, पहनावे से याद आया अजीत मदोला जी, पहनावे से याद आया, संदीप चौधरी जी इस पर रिएक्शन दीजिएगा। थोड़ी देर पहले पटना में गुरुद्वारे पहुंचे थे पीएम मोदी, उन्होंने भगवा रंग की पगड़ी पहनी हुई थी और बिल्कुल जैसे सिख समुदाय करता है, अरदास भी की, प्रसाद भी चखा, लंगर भी खिलाया, यहाँ तक कि रसोई घर में सेवा भी की, रोटियां बेलते हुए और सब्जी ऐसे कड़छी से चलाते हुए नजर आए। देखिए मैडम, चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल ना भी हो तो भी जब हमारे देश के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी उससे अलग नहीं है, जब कई इस तरीके की विजिट की जाती है, किसी भी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको अपनाने की कोशिश करते हैं और देश में ये मैसेज देते हैं कि भिन्न भिन्न रंगों में, भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न धर्मों में हमारा देश बटा हुआ है, और जो हमारी लीडरशिप है, जो नेतृत्व देती है, वो उन सभी रंगों को एक्सेप्ट करती है, सभी को स्वीकार करती है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास। मतलब वहाँ गुरुद्वारे के लिए भी सम्मान है, मंदिर के लिए भी सम्मान है, वहाँ मस्जिद के लिए भी सम्मान है। इससे पहले मस्जिदों में भी गए हैं प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है कि मस्जिदों में नहीं गए हैं। इन चुनावों तो में ये एक नजर नहीं अच्छी आया। बात है, हमारे देश के लिए एक अच्छा साइन है। ठीक है, आप कह रहे हैं अच्छा साइन है, लेकिन डेवलपमेंट की बात बार बार, विकास का जिक्र करते हुए विपक्ष सरकार को घेरता रहा है, लेकिन चुनावों के दौरान ये मुद्दे कहीं गौण हो जाते हैं, क्योंकि कभी धर्म जाति की बात आती है, हिंदू मुसलमान की बात आती है, तो विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। राहुल गांधी को शुरुआत में देखा, महंगाई रोजगार को लेकर उन्होंने काफी अग्रेशन दिखाया, लेकिन धीरे धीरे आते वो भी दूसरी चीजों पर चले गए। संदीप जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका मैडम। राजनीतिक लोग बहुत ही ज्यादा, मैं शातिर तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बहुत होशियार होते हैं। वो माइंड को और परिस्थिति को रीड कर लेते हैं। जो हमारा देश का चुनाव था वो वाकई शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से स्टार्ट हुआ था, लेकिन नेता उसको कैसे प्रभावित करें, कैसे अपनी सीटें ज्यादा निकाल सकते हैं, कैसे अपने समीकरण को सेट कर सकते हैं, तो उनको लगता है हमारे देश में लोग धर्म को पहले प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस पे रहता है धार्मिक चीजें। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से चीजें आ जाती हैं हिंदू और मुसलमान। और हिंदुस्तान ने बहुत लंबे समय तक मुगलों का राज देखा, अंग्रेजों का राज देखा। उन राज का मतलब ये था कि वो एक तरीके से आतताई थे, उन्होंने किस तरीके से जुर्म किए, उन चीजों को फिर से जख्मों को ताजा किया जाता है और चुनाव को एक धार दी जाती है, चुनाव को एक मोड़ दिया जाता है और उसका बेनिफिट राजनीति में उठाया जाता है, समय समय पर उठाया जाता रहा है। आपने कहा कि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में अलग अलग तरीके से जो राजनेता हैं वो फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। अच्छा, आपने चूंकि अभी जिक्र किया कि पीएम मोदी जो हैं वो मस्जिदों में भी पहुंचे हैं इससे पहले, चूंकि अभी चुनावी माहौल है, आज गुरुद्वारा पहुंचे थे, ईसाइयों के बीच जाते हैं तो उनके जैसे नजर आते हैं। चांदनी, क्या इन चुनावों में मस्जिद जाते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी? सर पर टोपी होगी क्या? नहीं, इन चुनावों में तो नहीं। चांदनी? नहीं, वो आज तक नहीं पहनी उन्होंने टोपी। पहली बात, वो कभी गए नहीं, यहाँ इंडिया में तो नहीं गए, वो केवल खाड़ी देशों में गए। तो अच्छा अजीत जी, इंडिया में नहीं जाएंगे क्या? मतलब इस चुनाव में वो रूप हम नहीं देखेंगे क्या? पीएम मोदी जहां जहां जाते हैं ना, वहीं की संस्कृति ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, दिखाई देता है, इसीलिए मैंने पूछा। देखिए, आपको मैं बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी को 2014 से मैं बहुत अच्छे ढंग से देख रहा हूं। उससे पहले भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैंने बहुत अच्छे ढंग से उनको रीड किया। आपको अगर याद हो, मंच पे कभी भी उनको अगर मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की गई, उन्होंने उसको सम्मानित ढंग से अपने हाथ में लिया और पहने नहीं उसको। ये वो, लेकिन बीजेपी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नहीं, वो देखिए, इस मामले में उनका अपना एक बहुत एजेंडा क्लियर है। आप किसी भी धर्म संस्कृति, मतलब सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, और अपने जो विभिन्न उसमें क्या कहते हैं, बोली भाषाओं में बटा हुआ देश है। देखिए, उत्तराखंड की टोपी को उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय टोपी बना दिया है, जो आप देखते होंगे वो जो अधिकांश बीजेपी के नेता लोग पहनते हैं। हाँ। तो वो उनका एक राज्यवार टोपी पहन सकते हैं कि भाई किस राज्य में किस टोपी का एक महत्व है, लेकिन धर्म के हिसाब से वो सिख धर्म को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं और एक सिखों में बहुत बड़ा मैसेज है इस बात का। और हिंदू वाले मामले में तो उनका है ही, लेकिन मुस्लिम वाले मामले में इंडिया के अंदर उन्होंने हमेशा जब भी उनको पहनाने की कोशिश की गई,
उन्होंने उस कैप को लिया, सम्मानित ढंग से ऐसे रखा, योगी लेकिन आदित्यनाथ पहनी भी नहीं। करते हैं अजीत जी, जब जब उनको भी टोपी पहनाने की कोशिश की जाती है वो साफ कह देते हैं कि सम्मान है लेकिन पहनेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने, मैं कह नहीं रहा हूँ कि उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। वो कांग्रेस में देखिए, अगर आज जैसे ये आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी उसमें गए, पटना गुरुद्वारे में गए, वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी पूजा पाठ में जाते हैं तो कहीं उसमें बनावटपन नहीं दिखता है। लेकिन वहीं विपक्ष की तरफ से जब भी राहुल गांधी ने कोशिश करी तो कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि देखिए जो संस्कृति होती है, जो हमारा धर्म है, संस्कार हैं, वो जन्म से आते हैं, वो आदमी को कोई सिखा नहीं सकता। वो आदमी जब जाएगा मंदिर में तो उसको पता है क्या करना है, कैसे करना है, उसको बताने की जरूरत नहीं होती, कैसे आदमी लेनी है, कैसे तिलक लगेगा, कैसे पूजा पाठ होगी। लेकिन यही कांग्रेस का एक जो सबसे बड़ा, हालांकि प्रियंका गांधी अब कोशिश कर रही है कि वो दिखावा ना दिखाई दे, लगे कि हमको आता है, हम लोग जाते हैं, हम रेगुलर मंदिर जाते हैं। अभी आप अगर आप देखेंगे रायबरेली अमेठी के हर मंदिर में, हर हिंदू तीर्थ स्थान में वो जा रही हैं। हिमाचल का चुनाव हुआ तो उन्होंने हर एक जनसभा शुरू करने से पहले जो आगे लोकल स्थानीय देवी देवता होते हैं उनके शरण में गई, वहां पूजा पाठ किया, उसके बाद वो प्रचार में गई। राजस्थान में भी जब उन्होंने विधानसभा का, या मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का अगर आपने प्रचार देखा होगा, प्रचार शुरू करने से पहले उस क्षेत्र के जो देवी देवता होते हैं, जिनके मंदिर होते हैं, वो वहां गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि ये चीजें जो होती हैं, ये आदमी के एक अंदर से फीलिंग आती है और बचपन से ही वो सीखते हुए आता है ये। लेकिन कांग्रेस में यही, लेकिन मैंने कहा, चुनावी माहौल में कई बार ऐसी फीलिंग फीलिंग आ जाती है अजीत जी, ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। चुनावी माहौल में कई बार ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि हमें ये करना चाहिए, और उसके बाद नेता इस जुगत में लग जाते हैं जिसकी अलग अलग तस्वीरें, चाहे वो सत्ता पक्ष है या फिर विपक्ष है, वो सामने आती रहती है। अच्छा, चूंकि आपने एकदम क्लियर बता दिया है और ये किसी से छिपा नहीं है, बीजेपी का एजेंडा एकदम सेट है कि उसे कैसे चलना है, किन किन लोगों को साथ में लेकर चलना है, और इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप विपक्ष पर लगता रहा है। तो आज जब 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, रचना, मुझे लगता है चांदनी जी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ, कुछ बोल रही है चांदनी जी। एक्चुअली तब मेरा कनेक्शन मिस हो गया था, तो इसलिए मुझे एक पॉइंट रखना था। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो ऑपोजिशन जो है वो हमेशा अपीजमेंट की बात करती है। नरेंद्र मोदी एक अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं, एक अनअपोलोजेटिक भारतीय हैं, ठीक है। उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया है, उसको हमेशा एक रिस्पेक्ट से स्वीकारा है। जब हम बात करते हैं कि उन्होंने आज जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ऑपोजिशन कहता है कि मुस्लिमों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके थ्रू में रखना चाहती हूँ, जो कि एक्चुअली में बीजेपी की सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए किया हुआ है। 2015 से लेके 21 लाख करोड़ की लोन सैंक्शन सिर्फ। चांदनी, नेटवर्क इशू है, एक बार फिर से आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा है। अजीत जी, मैं पूछना ये चाह रही थी, आपने कहा बीजेपी तो एकदम अपनी विचारधारा पर चलती है और वो किसी से छिपी नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप विपक्ष के लीडर्स पर लगता है, अभी भी लगता आ रहा है। लेकिन जब बीजेपी के नेता खुलकर ये कहते हैं कि नहीं चाहिए मुस्लिम वोट बैंक, तो उसका चुनावों पर असर नहीं होता क्या? नहीं, देखिए, होता है, निश्चित तौर पर होता है। और अगर आप ये मानकर चलिए कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो वो बीजेपी के खिलाफ जाएगी। लेकिन मैं अभी जैसे वो चांदनी जी जो कह रही थी वो पूरी बात नहीं कहता, मैं समझाना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है। अगर 3 तलाक कानून बनाया है सरकार ने तो वो मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाया। एक मुस्लिम महिलाओं में उसका बहुत बड़ा मैसेज गया 3 तलाक का। इसके अलावा तमाम जो योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त में अभी अनाज दिया जा रहा है 5 साल के लिए, या पक्का घर बनाया जा रहा है, तो वो केवल एक विशेष समुदाय को देख के नहीं बनाया जा रहा है, उसमें सभी समुदाय शामिल हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मतलब जो गरीब है उसका वो लाभ ले रहा है। तो बीजेपी का ये कहना है कि भाई हम सबका साथ सबका विकास तो उस वाले मामले में कर ही रहे हैं। जो एक हिंदू के लिए हम अगर कोई योजना बना रहे हैं वो केवल हिंदू को नहीं मिल रही है, वो उसको अब लाभ हर धर्म का तुष्टीकरण नहीं करते हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और विपक्ष पर आरोप लगातार लगाए जाते हैं कि वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता है संदीप जी कि आखिर विपक्ष जनता की नब्ज को कहां पकड़ने में चूक जाता है, क्योंकि वही काम बीजेपी कर रही है और उन्हीं का पीछा करते करते जो विपक्षी हैं वो भटक जाते हैं। कुछ ऐसे बयान उनके नेताओं की ओर से आ जाते हैं, जैसे सैम पित्रोदा की ओर से बयान दिया गया था।
और मणिशंकर अय्यर ने ऐसा बयान दे दिया, कांग्रेस खुद ही बैकफुट पर आ गई। देखिए रचना जी, मैं ये मानता हूं, अभी अजीत जी और चांदनी जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने देखा होगा, अपने राम मंदिर का हर जगह जिक्र करते हैं और वो राम के चरित्र से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ना तो मोदी जी कभी ये चीज बर्दाश्त कर सकते, जैसे मुस्लिम महिलाओं की भी उन्होंने चिंता की कि कोई पति पत्नी अलग रही, वो पत्नी का सम्मान कैसे करना है, उसके साथ कदम से कदम मिला के कैसे चलना चाहिए जिंदगी में, ये वो चरितार्थ करते हैं। दूसरे, मोदी जी रामचंद्र जी के चरित्र से जैसे झूठ नहीं बोलते थे रामचंद्र जी, तो मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने आज तक जैसे काला धन लाने की बात रही हो, 100 स्मार्ट सिटी बसाने की बात रही हो, 2 करोड़ रोजगार देने की बात रही हो, जो भी चीज है, मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते। तो इन चीजों का प्रभाव लेकिन लोग पड़ता है। पूछते हैं रही कि बात 15 लाख विपक्ष की, खाते में विपक्ष नहीं को आए लंबे हैं। समय तक जनता ने देखा है, इसलिए मेरे ख्याल से एंटी इनकम्बेंसी का सामना और अजीत जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात करना पर। पड़ा। अजीत जी, 15 लाख जी। नहीं आया अकाउंट में। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखिए, अगर राजनीति में आदमी सच बोलेगा, सच के साथ चलेगा तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। कुछ ना कुछ तो घालमेल करना पड़ता है। लेकिन एक चीज के मामले में मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का भी, हम धर्म की बात कर रहे थे, वो ठीक कह रहे हैं कि काला धन नहीं आया, लेकिन एक चीज वो भी है, दूसरा पक्ष कि उन्होंने एक डेवलपमेंट करके दिखाया है। अगर आप कुछ भी कहें, आज सड़कें हैं, आप जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तो वो कम से कम लगा कुछ तो किया। माना स्मार्ट सिटी नहीं बसी, एक कोशिश तो हुई कि माना इंदौर शहर एक साफ सुथरा शहर माना जाने लगा। वो अलग बात है कि हमारी जो लोकल जो राजनीति है, जो लोकल एमसीडी है, वो दूसरे तमाम एजेंसीज हैं जिनके अंदर ये चीज आनी चाहिए, वो नहीं कर पाए। कोशिश की उन्होंने। अब वंदे भारत ट्रेन चल रही है, तमाम ट्रेनों का बदलाव हो रहा है और कहीं ना कहीं एक ढांचागत सुविधाएं भी बदल रही है। देखिए, ये देश में देखिए विकास कभी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। पहली बात, ये केवल एक, हमेशा कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, विकास कभी मुद्दा नहीं रहा इस देश में। अगर आप आजादी से लेकर अब तक के सारे चुनाव देखें, वो किसी ना किसी धर्म, समुदाय, जाति और लहर पे चुनाव में। सन 1977 तक के जो चुनाव थे, अगर आप अजीत जी, देखें, लेकिन वो इस कांग्रेस बार का तो कोई लहर चुनाव दिखाई होता नहीं दे रही, जो मतदाता है भ्रमित दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। पहली बात देखिए, हमेशा इस देश में चुनाव लहरों पे हुए हैं। ये पहला एक चुनाव है जिसमें ये नहीं पता चल रहा है कि किसकी लहर है। कोई एजेंडा भी सामने खुल के नहीं आ रहा है। एक एजेंडा शुरू में लगा कि अयोध्या बहुत बड़ा एजेंडा बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा से वो गलती हुई। वो प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं उसमें चूक गए। वो अयोध्या के मुद्दे को लेकर अगर वो 400 पार नारे की तरफ नहीं जाते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो 400 पार के नारे को एक विपक्ष ने पकड़ लिया कि मतलब उन्होंने सीधे उसको आरक्षण पर जोड़ दिया। अब आरक्षण पे जोड़ा है तो स्वाभाविक है कि भाई उसमें एक ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा वर्ग है जो आरक्षण लेता है। उस ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले वर्ग ने उसको बहुत अच्छे ढंग से नीचे तक पहुंचाया कि भाई अगर ये 400 पार लिया है तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। जबकि वो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी, अगर आपने पटना का भाषण सुना होगा, न सिर्फ आरक्षण बल्कि संविधान बदलने की भी बहुत चर्चा हो रही है। नहीं, तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया ना। तो विपक्ष ने जो काम की बात थी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उसको छोड़ दिया। राहुल गांधी भी कहते मैं जाति की लेकिन जनगणना बोलते हुए कराऊंगा। नजर आए बीजेपी के ही नेता, इसीलिए बात उठी। नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि संविधान बदलने की बात ये हुई ना, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि 400, अब की बात 400 पार, और हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो बड़ा काम क्या है वो आज तक नहीं बताया प्रधानमंत्री मोदी ने कि लल्लू बड़ा सिंह काम ने ये बता होगा दिया ना, कि- अयोध्या से चुनावी मैदान में है, उन्होंने ही बताया था, उन्होंने ही नहीं। जिक्र किया था संविधान बदलने का। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, पर वो ये नहीं बता, वो नहीं, एक बात उन्होंने बार बार कही, अभी तो क्या ट्रेलर है, अभी तो आगे काम बहुत बड़ा बचा हुआ है। तो वही काम अगर वो बता देते कि हम अब की बार 400 पार के बाद हम महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो शायद था कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता। अच्छा, लेकिन चूंकि वो आपने एक बड़ी बात कही अजीत जी, आपने एक बड़ी बात कही कि इस बार लहर किसकी है, किस तरफ है, ये अभी ठीक से कहा नहीं जा सकता, मालूम नहीं होता। जब जब लहर क्लियर नहीं होती, क्लैरिटी नेताओं में नहीं होती, तब तब ज्यादा एफर्ट किए जाते हैं। अब आज सुबह से ही आप देख लीजिए, सुबह सुबह हमने तस्वीर देख ली, गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका, वहां सेवा की, अरदास की, बच्चों से मिले, महिलाओं ने भेंट की, वो सारी तस्वीरें, मुझे लगता है वीडियो ऑफ द डे अभी तक के लिए वो है। उस पर चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही होगी, टेलीविजन पर भी हो रही होगी, घर घर में हो रही होगी। साथ ही साथ बिहार का ये दौरा, जहां 3 जगह जनसभाएं हैं, लेकिन 5 सीटों पर वोटिंग है, और इन 3 सभाओं का सीधे सीधे असर इन 5
सीटों पर होगा जहां पर आज वोटिंग हो रही है। एक रही ये स्ट्रैटेजी। दूसरी, वाराणसी आज शाम पहुंचेंगे, हालांकि 5 बजे का वक्त है, जब तक वोटिंग लगभग खत्म होने को होगी, लेकिन चर्चा रहेगी रोड शो को लेकर, तैयारियों को लेकर। तो ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट है क्या? क्योंकि वाराणसी से लगती हुई जो 12 सीटें हैं, कुल मिलाकर 13 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन 12 सीटों पर असर होगा आज की वाराणसी की तस्वीरों का। ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट है क्या? बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजी का ही पार्ट होता है। आप बिहार की एक एक सीट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक सीट खोने की स्थिति में नहीं है बीजेपी आज के दिन में। और जो बनारस के आसपास की 12 सीटों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी का सब कुछ दांव पे लगा है। बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि हम 75, 77, 70 पार कर लेंगे इस बार उत्तर प्रदेश की बात करें तो विपक्ष के पास जो खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि क्लीन स्वीप किया जाए, 80 की 80 सीटें जीतने का जो इस बार कवायद की जा रही है, कोशिशें की जा रही। चांदनी जी, आपको लगता है कि ये पूरा हो पाएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी गढ़ है कई जगह पर, और खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, और इस बार तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चांदनी जी। जी, पहली बात तो मैं इस अलायंस को अलायंस मानती नहीं हूँ, ये बहुत ही कन्वीनियंस का अलायंस। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है चांदनी, बोलिए। तो मैं कह रही हूँ कि मैं इस अलायंस को अलायंस मानती नहीं, मैं इस अलायंस को अलायंस मानती ही नहीं हूँ। INDI अलायंस एक कन्वीनियंस का अलायंस है। अगर हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, तो वो कन्नौज से लड़ रहे हैं, जहां से सुब्रत पाठक जी ने 2019 में डिंपल यादव जी को हराया था 12,000 वोट से। इस बार अखिलेश यादव जी खुद लड़ रहे हैं कि क्या पता शायद उनके नाम से शायद वोट आ जाए। लेकिन यूपी में जिस तरीके से ग्राउंड पे रियलिटी है, लोग जो हैं वो बीजेपी से बहुत खुश हैं। एक बात को समझिए कि जो हालत थी उत्तर प्रदेश की, आज वो एकदम से 360 डिग्री टर्न हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। मैं कितनी बार लखनऊ गई हूँ, और मेरी आदत है कि मैं जब कैब में बैठती हूँ या किसी कहीं पे दुकान के कुछ ले रही होती हूँ, तो मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसा है योगी महाराज के अंदर, क्या लग रहा है। तो एक चीज जो हर जन ने मुझे कहा है कि बीजेपी योगी महाराज के आने के बाद यूपी बहुत ही ज्यादा सेफ हो गया है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कह रही हैं कि तस्वीर बदली है, कानून व्यवस्था मजबूत हो गई है और पहले से ज्यादा सेफ माहौल हो गया है महिलाओं को लेकर। लेकिन साथ ही साथ चूंकि आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, और 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गया है। हम बार बार दर्शकों से कह रहे थे, उन लोगों से कह रहे थे कि आपके इलाके में वोटिंग है तो तुरंत घरों से निकलिए। तो 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बता रहा है कि थोड़ा सा इजाफा हुआ है, क्योंकि 9 बजे तक जो वोटिंग थी वो 11% के आसपास थी। लेकिन अब जो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है उसमें इजाफा हुआ है, और लोग अब बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। चौथे चरण में सुबह 11 बजे तक 24.87% वोट डाले गए हैं। यूपी में 27.12% लोगों ने मतदान किया है। बिहार में 22.54% लोगों ने वोट डाला। तो बिहार में सुबह 11 बजे तक 22.54% वोटिंग हुई है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहाँ 11 बजे तक लगभग 24.5% मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ओवरऑल आज की वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, क्योंकि पिछले 3 चरणों में जो वोटर्स का उत्साह था वो थोड़ा सा कम दिखा।